बीए एलएलबी 4th ईयर की 23 वर्षीय छात्रा अनन्या और 32 वर्षीय उसके शिक्षक मणि की हत्या किसी अंधेरी गली में नहीं हुई थी, बल्कि दिन के उस उजाले में हुई थी जिसे समाज इज्जत, सम्मान या ऑनर कहता है। वे दोनों ही हिंदू धर्म की परंपराओं को मानते थे, दोनों दक्षिण भारत के निवासी थे, दोनों ही मंदिरों के आसपास पले बढ़े थे और दोनों ने उन्हीं देवी देवताओं की पूजा अर्चना की थी जिनके नाम पर दोनों की हत्या को जायज ठहराया जा रहा था। इज्जत की प्यास रखने वाला समाज कह रहा था कि दोनों अपराधी हैं। क्या उन दोनों का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि मोहब्बत पर परिवार, जाति या समाज का मालिकाना हक होता है? क्या ये उनका अपराध था कि दोनों ने यह तय कर लिया कि वे अब साथ रहेंगे और शादी करेंगे? क्या मोहब्बत करना, शादी करना या अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ रहना अपराध है? लेकिन जब उन्होंने अपने अपने परिवारों में शादी के प्लान के बारे में बात की कि वे अब शादी करके साथ रहना चाहते हैं, तो उनका ये वाक्य किसी प्रेम प्रस्ताव की तरह नहीं, बल्कि मौत के ऐलान की तरह सुना गया। अनन्या का घर और परिवार बाहर से बहुत सभ्य दिखाई पड़ता था, लेकिन अंदर से रीति रिवाजों, सोच और रूढ़ियों से बिलबिलाया हुआ और सड़ा हुआ था। पिता श्रीनिवासन रामचंद्रन सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। वे सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक रीति रिवाज, परंपरावादी सोच, ऊंच नीच के भेदभाव में इस कदर जकड़े हुए थे कि उनमें इनसे लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। अपनी पुरातन परंपराएं, परिवार पर अपना कठोर नियंत्रण उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी से कहीं ज्यादा जरूरी और कीमती लगते थे। माँ मीनाक्षी रामचंद्रन हर सोमवार निर्जला व्रत रखती थी, अपने देवता को घंटों नहलाती, उनके पांव पखारती, भोग लगाती, सुबह शाम आरती गाती, दिया जलाती, आसपास में प्रसाद बांटती, गरीबों को खाना खिलाती, दान दक्षिणा देती, भजन कीर्तन गाती, धार्मिक पोथी पढ़ती, लेकिन अपनी बेटी अनन्या की इस इच्छा को पाप मानती थी। जब अनन्या ने मणि का नाम लिया और कहा कि वह मणि को बहुत पसंद करती है, आखिर शादी तो करनी ही है, तो आप लोग मणिरत्नम से ही कर दें। अनन्या के प्रस्ताव को सुनने के बाद परिवार में किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि मणि इंसान कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या करता है, वो भविष्य में आगे और क्या करना चाहता है, तुम उसे क्यों पसंद करती हो, उसमें क्या खूबी है जिस खूबी के कारण तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम खुश रहोगी। ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया, बल्कि एक सवाल बार बार दोहराया गया कि वह लड़का किस जाति से है। और जब जवाब उनकी पसंद का नहीं निकला तो बेटी अचानक बेटी नहीं रही, बल्कि माता पिता की इज्जत पर धब्बा बन गई। मणि का परिवार अलग बोली बोलता था, पर उसी तरह के हिंसक व्याकरण का आदी वह भी था जिस तरह की कठोर भाषा अनन्या के परिवार वालों को आती थी। उसी स्तर की भाषाई कठोरता, निर्लज्जता और मानवीय गरिमा को तार तार करने वाली शैली मणि के परिवार वालों को भी आती थी। उसके पिता वेंकटेश क्षेत्र की मंदिर समिति के अध्यक्ष थे। धर्म, नैतिकता, मानवीय मूल्यों, प्रेम, व्यवहार, सत्कार, अनुशासन, व्रत, रीति रिवाज पर जमकर प्रवचन देते थे, लेकिन अपने बेटे की मानवीय और भावनात्मक स्वतंत्रता को अधर्म कहते थे। उन्होंने मणि से साफ साफ कह दिया कि अगर वो अनन्या के साथ इस रिश्ते पर अड़ा रहा तो वे समझ लेंगे कि वह उनके लिए मर चुका है। मणि के पिता की यह धमकी कोई सहज और भावनात्मक धमकी नहीं थी, जो अक्सर कुछ भारतीय पिता अपने बेटे को प्यार में दे देते हैं। यह धमकी एक ऐसे पिता की थी जिसने प्रेम पर सिर्फ प्रवचन दिए थे, उसका पालन कभी नहीं किया था। उसकी यह धमकी असल में आने वाली हत्या की पटकथा थी। मणि की माँ लक्ष्मी प्रदा अपने पति को साक्षात भगवान मानने वाली और चुप रहने वाली स्त्री थी, क्योंकि मणि के पिता के घर परिवार में आदमी ही फैसला लेते थे। यहाँ पर औरतें अपने पति की सेविकाएं और दासी की तरह थीं। वे आदमियों के फैसलों को स्वीकार करती थीं। घर के किसी सुनसान कोने में भले ही उन फैसलों पर असहमति दर्ज करें, पर चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा संस्कार थी। जो स्त्री जितनी ज्यादा चुप रहती वह उतनी ही पतिव्रता मानी जाती थी। मणि और अनन्या की शादी का मसला घर से निकलकर पंचायत तक पहुंच गया। जाति की पंचायत बैठी, तरह तरह के संपन्न घरों के लोग आए, स्वघोषित धर्माचार्य आए, स्थानीय नेता भी उसमें आए। किसी के हाथ में संविधान नहीं था, किसी ने शिक्षित और आधुनिक लोगों से सलाह नहीं ली, किसी के मन में संवेदना, ममता और दया का भाव नहीं था, बल्कि शादी के फैसले पर कितना बड़ा तमाशा होगा यह देखने की तीव्र इच्छा थी। सबके मन में एक ही उत्कंठा थी कि देखें आज क्या होने वाला है। शायद सभी जानते थे
कि फैसला कुछ भयानक ही होगा, पर सभी उस भयानक फैसले के इंतजार में थे। कोई सवाल करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा था। किसी महानुभाव ने कहा कि ऐसी शादियों को रोका नहीं गया तो समाज बिगड़ जाएगा। किसी अन्य महानुभाव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए बोला कि मिसाल बनानी पड़ेगी। किसी ने यह नहीं कहा कि यदि दो लोग प्रेम में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उनके बड़ों को क्या समस्या है। शायद उस जाति की पंचायत में कोई उदार व्यक्ति नहीं था, कोई भी समझदार नहीं था, कोई आधुनिक और प्रोग्रेसिव नहीं था, कोई संविधानवादी नहीं था, कोई बाप नहीं था, कोई चाचा नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। सारे रिश्ते धूल में मिले पड़े थे। अनन्या और मणि की मोहब्बत के साथ यहाँ कोई इंसान नहीं था और न ही कोई भगवान था। वे अकेले थे, उनका दिल अकेला था। यहाँ कोई इंसान नहीं बोल रहा था, बल्कि धार्मिक कट्टरवादियों और जातिवादी कट्टरों की बनाई व्यक्तिगत व्यवस्था बोल रही थी। वही व्यवस्था जो सदियों से कट्टरता से यह तय करती आई है कि कौन किससे मोहब्बत करेगा और कौन किसके साथ जिएगा, कौन किसका बच्चा पैदा करेगा और कौन किसकी रोटी बनाएगा। अनन्या और मणि ने गांव छोड़ दिया। उन्होंने सबको इग्नोर किया और कोर्ट मैरिज कर ली। ना किसी को बताया, ना कोई जुलूस निकाला, ना ही उन्होंने कोई धार्मिक रस्म ही निभाई। उन्होंने अदालत के रजिस्ट्रार के सामने 2 हस्ताक्षर, संविधान की एक मौन उपस्थिति में अपने प्रेम की रजिस्ट्री करवा ली और पति पत्नी बन गए। शायद मोहब्बत की रजिस्ट्री ही उनका सबसे बड़ा अपराध बन गया था, क्योंकि उन्होंने अपने दकियानुसी समाज से अनुमति नहीं ली थी, पंचायत से नहीं पूछा था, किसी स्वघोषित परम पूज्य तथा कथित पुण्यात्मा और स्वघोषित धर्माचार्यों से आशीर्वाद नहीं लिया था। उन्होंने जिसे चुना वह देश का लोकप्रिय कानून था, वह कानून जिसे देश के महान और मानवीय लोगों की सभा ने बनाया था, जिन्होंने मानवीयता को पहला महत्व दिया था, मनुष्य की गरिमा को सबसे ऊपर रखा। न स्त्री, न पुरुष, न जाति, न धर्म, न काला, न गोरा, न अमीर, न गरीब, किसी में भेदभाव नहीं रखा। सबको एक समान मानकर नियम बनाए और मानव को महत्व दिया। पर ये क्या, 3 महीने बाद एक हाईवे पर जली हुई कार मिली। कार के अंदर अनन्या और मणि की लाशें थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पहले गला घोंटा गया, फिर आग लगाई गई। यह दुर्घटना नहीं थी, यह योजनाबद्ध हत्या थी और हत्या करने वाले अजनबी नहीं थे, उनके घर के ही लोग थे। फोन कॉल्स की डिटेल में परिवार वाले थे। गाड़ी चलाने वाला उनका रिश्तेदार था। अनन्या और मणि ने उन पर भरोसा किया था। उन्हें लगा था कि माता पिता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, पर वे अपने ही माता पिता के धोखे के शिकार हो गए। अपने ही लोगों के द्वारा उन्हें छला गया। वे जहां पर रहते थे उसका रास्ता गांव वालों को पता था। यह हत्या नहीं थी, यह एक सामूहिक निर्णय था जिसे गांव के कुछ लोगों और परिवार वालों ने मिलकर लिया था, धार्मिक कट्टरता के कारण, भगवान के नाम पर। पुलिस ने इसे संवेदनशील पारिवारिक मामला कहा। एफआईआर में आरोपियों के नाम पर अज्ञात लोग लिखे गए, जबकि पूरा गांव उन क्रिमिनल्स, उन हत्यारों का नाम जानता था। मीडिया ने 2 दिन तक जमकर शोर मचाया, कार्यक्रम बनाए, कार्यक्रमों की बहसों को ही न्याय अन्याय का मामला बनाकर देश के लोगों को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। किसी को लगा कि ये सही हुआ और किसी को लगा कि ये गलत हुआ। अपराधी बच गए, 2 प्रेमी मारे गए, न्याय नहीं हुआ। समाज के लोग संवेदनहीनता की एक और सीढ़ी चढ़ गए। मीडिया ने हमेशा की तरह अगली खबर, अगली स्टोरी, अगले दांव की ओर रुख कर लिया। कुछ बड़े नेताओं ने बयान दिया कि यह उनका निजी मामला है, कुछ का पता नहीं। साधुओं, धर्माचार्यों ने कहा कि वे हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन उनका हर लेकिन उस हत्या को नैतिक जामा पहना रहा था। इस मामले पर अनन्या की एक सहेली श्यामा देशपांडे ने PIL दायर कर दिया। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने मामला देखते ही बोल दिया कि क्यों भाई, आजकल मंदिरों, मठों और परंपराओं ने न्यायालय का भी काम संभाल लिया है। सरकारी वकील ने कहा, मिलॉर्ड, ये पारिवारिक मामला है। फिर जज साहब बोल पड़े, अच्छा, आजकल परिवार वालों को हमारी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही निपटा लेते हैं। सरकारी वकील ने फिर इसे पारिवारिक विवाद बताया। तो जज ने पूछा कि क्या अब गला घोंटना पारिवारिक परंपरा हो गई है? पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि यह हत्या तो है ही, पर यह सामाजिक आतंकवाद भी है, जो इस हत्या को जघन्य अपराध की श्रेणी में खड़ा करती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शक्तिवाहिनी बनाम भारत संघ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इज्जत के लिए हत्या या ऑनर किलिंग संविधान के अनुच्छेद 21 पर सीधा हमला है। अगर घर के लोग, जिन पर बच्चों के संरक्षण का दायित्व है,
वे अपनी इज्जत के लिए उनकी हत्याएं करने लगेंगे तो वे संरक्षक नहीं कहला सकते। यदि माता पिता ही अपनी बेटी की हत्या में शामिल हो गए तो यह समाज कैसा होगा। अदालत ने स्वीकार किया कि समाज और परिवार अगर हत्या पर उतर आए तो वे अपराधी हैं, संरक्षक तो नहीं हो सकते। हाईकोर्ट में जज साहब पहले से ही बहुत गुस्से में थे। उन्हें ये एहसास बार बार हो रहा था कि जो युवा अभी कानूनविद बनने के लिए कानून को पढ़ रहे थे, कानून उन्हें भी नहीं बचा पाया और वे भी खुद को बचा नहीं पाए। परंपराओं के नाम पर देश में इतना आतंक मचा दिया गया है कि लोगों के मूल अधिकार ही खतरे में पड़ गए हैं। न्यायाधीश महोदय ने साफ साफ कहा कि कोई भी खाप पंचायत, देश के किसी कोने में खाप पंचायत जैसी कोई पंचायत, कोई धर्म सभा, किसी जाति या धर्म के नियमों से जुड़ी सभा देश के कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो माता पिता इन नौजवानों की हत्या में शामिल हैं, वे माता पिता नहीं, वे अपराधी हैं। न्यायाधीश के ये शब्द और उनका निर्णय कम से कम उन लोगों के लिए तो संतोषदायक पल थे जिन्हें संविधान में यकीन था। उनके लिए कोर्ट पर अटूट विश्वास का प्रमाण था, जिन्हें अपने न्यायालयों से न्याय की उम्मीद होती है। आज की अदालत के ऑर्डर सिर्फ फिल्मी जुमलेबाजियों जैसे नहीं थे, बल्कि इंसानियत के फलने फूलने के भरोसे का नाम थे। ये ऑर्डर अदालत की दीवारों से टकराकर इतिहास में दर्ज हो गए। यह भी देखा गया कि भारत जैसे उदार देश में धार्मिक कट्टरता अपनी झूठी शान का दिखावा करने के लिए अपने बच्चों की हत्या से भी पीछे नहीं हटती। वो उचित उपाय नहीं खोजती, बल्कि रास्ते से ही हटा देती है। हत्या में शामिल कुछ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। कुछ आरोपी सबूतों के अभाव में छूट गए, क्योंकि सबूत मिटाने में पूरा परिवार शामिल था। गांव में आज भी कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट ने ज्यादा सख्ती कर दी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए थी, पर वे यह भी कहते हैं कि मेरा नाम मत बताना। ज्यादातर लोग लड़कियों और लड़कों की मनमर्जी को अपना अपमान समझते हैं। उन्हें डर है कि उनकी भी बेटी या बेटा उसी राह में चल पड़े तो क्या होगा। इसलिए कोई यह नहीं कहता कि दो नौजवान जिनकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी थी, वे इंसान मारे गए। अनन्या की छोटी बहन काव्या अब कानून की पढ़ाई पढ़ रही है। वह जानती है कि उसे न्याय परिवार से नहीं, संविधान से मिलेगा। उसे यह भी पता है कि इस देश में जब समाज और परिवार कसाई बन जाएं, तो इंसान के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही है। कानून का शासन ही नागरिकों का रक्षक है, बशर्ते कानून अपना काम करे, किसी लोभ, लालच, स्वार्थ और घृणा, नफरत को अपने दिमाग में रखकर काम ना करे। मैंने ये कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं लिखी है। मैंने ये कहानी उस निकृष्ट सामाजिक मानसिकता के खिलाफ लिखी है जो प्यार करने से डरती है, प्यार करने वालों से डरती है और अपनी खोखली इज्जत के नाम पर खून बहाती है। आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं। प्यार की मौत, प्यार के नाम पर मौत एक ऐसे समाज का निर्माण करती है जहां लोगों के दिलों में, दिमागों में नफरत, घृणा, क्रोध, पूर्वग्रह, बदला, अविश्वास, शक, संदेह, डर और कायरता कम समय के लिए नहीं आते, परमानेंट रूप से रहने लगते हैं। ऐसा समाज सुंदर समाज नहीं हो सकता। मैं पूरे भरोसे के साथ इस कहानी को एक कुरूप सच्चाई के साथ खत्म कर रही हूँ, क्योंकि आज भारत ऐसे अंधे युग में है जहां पर प्यार को अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, और यह हमारे देश, हमारे समाज पर मेरे द्वारा लगाया जाने वाला सबसे बड़ा आरोप है।